नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आप लोग धीरे धीरे एक एक करके इस लाइव का हिस्सा बन जाइए और इस सेशन को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मनोज पांडे हैं और सनी शरद भी हैं। आज का जो टॉपिक है वो मानसून सत्र को लेकर के है और आपको मालूम है कि आगामी 28 जुलाई से 4 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र होना है। इसको लेकर के सरकार की तैयारियां अभी से शुरू है और जो चर्चा हो रही है और जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक कई सारे विधेयक जो है सरकार दोबारा लाने जा रही है सदन के अंदर। खास करके आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि शिबू सोरेन की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई थी और उस दौरान ही सरकार को ये निर्देश दिया गया था कि 1932 आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग सहित वो तमाम विधेयक जो राजभवन से लौटा दिए गए थे उन पे जो है सरकार दोबारा काम करे और उसको फिर से सदन के अंदर ला करके पास कराने की कोशिश करे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के तरफ से जो निर्देश मिला था उस पर काम होता हुआ दिख रहा है और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक सदन के अंदर खास करके ये जो 3 बिल है जिसका जिक्र हम लोगों ने कैप्शन में किया है जो आप पढ़ रहे होंगे, उस पे जो है सदन के अंदर आना है और इसको लेकर के सदन में जो है शोर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। इस लाइव सेशन में हम लोग भाजपा, जेएमएम और वरिष्ठ पत्रकारों से जो है उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कुछ होना है। खास करके तब जबकि 1932 का जीन एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही जो है छेड़ दिया है और वो लगातार इस पे अपना बयान दे रहे हैं। सबसे पहले हम इस मुद्दे पे पांडे जी से बातचीत करेंगे। और पांडे जी, ये जो चर्चा है कि मानसून सत्र में खास करके इन 3 विधेयकों को लेकर के कि 1932 और ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग को लेकर के, तो ये क्या सही बात है सदन के अंदर आने वाला है? और अगर ये सदन के अंदर दोबारा आता है तो किन सुधारों के साथ आता है और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? भाजपा किस तरीके से रिएक्ट करेगी? इन सारों सवाल का जवाब तो कल ही मिलेगा जब कैबिनेट में ये लोग संशोधन लेकर आते हैं कि इन तीनों विधेयक। लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके अनुसार ये तीनों विधेयक जो कि राजभवन से वापस किया गया है वो तीनों लाना चाहते हैं। और ये तीनों विधेयक ऐसा है जो तीनों मुद्दा है अपने आप में। आप इसे जन आकांक्षा कह लीजिए, आप इन्हें मैनिफेस्टो का पार्ट कह लीजिए, या अपने भाषणों में एक लंबा समय देने वाले जो नेता हैं, इन तीनों मुद्दा को हमेशा देते आ रहे हैं। 1932 का खतियान और उससे जुड़ी नियोजन नीति, उस विधेयक को भी वापस किया गया राजभवन के द्वारा। ओबीसी आरक्षण का जो विधेयक था जिसमें 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना था, लेकिन टोटल परसेंटेज 77 चला जा रहा था आरक्षण का। वो एसटी और एससी सब एसटी का भी बढ़ा हुआ, मतलब एसटी पे अभी जैसे है 26% एसटी का, उनको बढ़ा के 28 किया गया। एससी का 10% है, उसको 12% किया गया। उसी तरह ओबीसी का 14 से 27 और बाकी जो आपका सवर्ण आरक्षण है वो मान लीजिए 10%। तो ये सब मिला के बढ़ रहा था। तो उस पर लीगल एडवाइस मांगा गया था पूर्व राज्यपाल के द्वारा। तब तक वो महाराष्ट्र के हो गए राज्यपाल। तो वो जब लीगल एडवाइस आया तो उसमें बताया गया है कि इस तरीके का करना सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले के खिलाफ है, लिहाजा इसको नहीं किया जा सकता। मतलब ओबीसी आरक्षण की बात है। हाँ, उसी तरह आपका स्थानीय और नियोजन नीति में 100% आरक्षण वाली बात कि वो आप कानून के दायरे में नहीं है। ये इन दोनों का हवाला कई जगह दिया जाता है कि भाई इस तरीके का कर्नाटक में भी है और 9वीं अनुसूची में डालने से एक संरक्षण प्राप्त होगा। जो मैंने वकीलों से बात किया या कानूनी विशेषज्ञों से, उन्होंने कहा कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने एक फैसला सुनाया है कि 1972 के बाद से जो भी 9वीं अनुसूची में लाई गई है कानून या विधेयक, उसको हम लोग समीक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 9वीं अनुसूची में डालने से एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है मॉब लिंचिंग विधेयक का। जो मॉब लिंचिंग, तो पिछली बार विधेयक को इसलिए लौटा दिया गया था, विधेयक मॉब को अगर परिभाषा को छोड़ दे तो वो विधेयक बहुत ही अच्छा था,
क्योंकि उसमें पीड़ित को भी कंपनसेशन का था, 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा थी। तो इस तरीके के बहुत सारे, लेकिन मॉब की परिभाषा 2 या उससे अधिक जो दिया गया था, तो कानून की नज़र में मॉब 2 या 2 से अधिक नहीं होता। तो इस मतलब ये जो विधेयक पास करा करके राजभवन भेजा गया था, उसमें ये बोल दिया गया, उस विधेयक में ऐसी बात थी कि 2 लोग भी अगर आपस में लड़ रहे हैं उसको भी मॉब के रूप में माना जाएगा। नहीं, किसी एक आदमी को 2 आदमी मिलके पीट रहे हैं तो वो मॉब लिंचिंग माना जाएगा, या उससे अधिक लोग। तो वो बोले कि मॉब लिंचिंग, जैसे आप डकैती और लूट जो आईपीसी की धारा है, तो जितना उसमें डिफरेंस है 5 या उससे अधिक, तो उस तरीके से मॉब की क्या परिभाषा होगी और वो कानून क्या कहता है। ये तीनों विधेयक इसी टर्म्स कंडीशन के साथ, और कुछ में अंग्रेजी जो अंतर वर्डिंग्स को लेकर, हाँ, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों अलग अलग थोड़े हो गए थे। तो इन विधेयक सारे वापस, अब राज्य में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ये विधेयक आ गया है तो वापस सरकार ले जाना चाहेगी। तीनों सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण ओबीसी आरक्षण से है कि अभी सरकार को ट्रिपल टेस्ट हर हाल में कराना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके लिए पिछड़ी जाति आयोग को भी ये किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ ट्रिपल टेस्ट होगा और ये ओबीसी का आरक्षण जाएगा, तो इसको मुद्दा बनाया जाएगा सत्ता पक्ष के द्वारा अगर नहीं पास होता है राजभवन से। यहाँ पे सनी से एक सवाल लेते हैं, और सनी सवाल ये है कि ये जो तीनों विधेयक जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं कि इन तीनों विधेयक को सरकार लाने की तैयारी में है सदन के भीतर, ये तीनों जो है शुरुआत में जिस तरीके से पांडे जी ने कहा कि ये जन आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है, सीधे लोगों से कनेक्ट कर रहा है, और लोगों की अपेक्षाएं भी जो है मौजूदा गवर्नमेंट से इन तीनों विधेयक को लेकर के है, तीनों कानून को लेकर के है कि सरकार बनाएगी। लेकिन ये जो पेचीदगी और राजभवन से लौटा देना और अब फिर से इसको लेकर के सरकार और सरकार के लोग और सरकार के मुखिया का भी इस पे बयान आना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार भी क्या ये चाह रही है क्या कि इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू बना करके जो है इसको जिंदा रखें सिर्फ? देखिए, अब तक की जो स्थिति है उसे देखकर तो यही लग रहा है, क्योंकि विधानसभा से पास होने के बाद राजभवन गया था और राजभवन से लौटा दिया गया और 6 महीने का वक्त बीत भी गया है। आप देखिए कि 6 महीने से जहाँ जहाँ आप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है या फिर सत्ता पक्ष के जितने नेता हैं वो यही बोल रहे थे कि हम तो अपने तरफ से कर दे दिए, हमारे अधिकार में जितना था। अब राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन एक समय था, उस समय के हिसाब से फिर किया जा सकता था। और इस तरफ से आप देखिए विपक्ष लगातार यही बोल रहा था कि राज्यपाल ने जिन चीज़ों को उठाकर उसमें कहा है कि सुधार कीजिए और फिर से भेजिए, तो वो तो किया जा सकता था, तो वो सुधार अब जो है हो जाएगा। आप देखिए कि 1932 का इतना बड़ा मुद्दा है, 1932 के बिल को लौटाते समय राजभवन से ही लिखा गया कि भाई इसमें आप वैधानिक पहलुओं पर विचार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो विधि विभाग है वो भी इस पर आपत्ति जता चुका है, हाई कोर्ट जो है इस पर सवाल खड़ा कर चुका है। तो इन सब मसलों पर पहले आप वैधानिक रूप से चर्चा विचार कर लीजिए और उसके बाद फिर इस बिल को जेएमएम के जो प्रवक्ता भेजिए। हैं मनोज पांडे, वो भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉलोअप से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये तीनों विधेयक जो सरकार फिर से लेकर आ रही है, जैसा पार्टी ने सरकार को कहा भी था ऐसा करने के लिए, अभी भी इसमें कई सवाल हैं कि भाई जब हाई कोर्ट ने एक बार कह दिया है बाबूलाल के टाइम में कि खतियान आधारित नियोजन नीति और 100% आरक्षण नहीं हो सकता संभव, 5 जजों का बेंच था। उसके बाद ओबीसी आरक्षण, दूसरा मुद्दा कि आप नहीं बढ़ा सकते 60% का रेशियो, फिर भी आप लोग इसको लेके आ रहे हैं। तो क्या इसको माना जाए आज सिर्फ आईवास है, जनता के बीच ये मुद्दा बनाने के लिए कर रहे हैं, या वाकई लाभ मिलेगा? नियोजन नीति जो विधेयक पास करके सरकार ने भेजा, केंद्र सरकार को भेजा, केंद्र सरकार को भेजने क्या सकता इसलिए कि उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करना था, और 9वीं अनुसूची में शामिल करना केंद्र सरकार की जवाबदेही या जिम्मेदारी है। अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो फिर उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो कानून का रूप ले लेगा। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, उनको हक अधिकार
अधिकार मिल सके, नियोजन मिल सके, जो यहाँ के माटी पुत्र हैं उनको उचित अधिकार मिले, यही मंशा है सरकार की। लेकिन तो उसमें केंद्र सरकार की भूमिका है। लेकिन ये तो राजभवन से केंद्र तक पहुंचा ही नहीं। तीनों विधेयक राजभवन से वापस आ गए और 9वीं अनुसूची पे भी बीजेपी या तमाम जो वकील हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 9वीं अनुसूची में जाने में कोई सुरक्षा कवच मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसकी समीक्षा हो सकती है। देखिए, 9वीं अनुसूची में बहुत सुरक्षा कवच है। हम लोगों ने भी विधि विशेषज्ञों से बात की है। मुझे लगता है कि 99% ये सुनिश्चित होगा कि यहाँ लोगों को 32 खतियान आधारित एक नियोजन नीति, जिसमें आप मानिए कि वो आरक्षित हो जाएगा यहाँ के मूल वासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, झारखंडियों के लिए। तो उसको फिर चुनौती देना, जैसे अभी आपने देखा कि जो एक नियोजन नीति लाई गई थी सरकार के द्वारा, उसको तुरंत भाजपा के एक नेता रमेश के द्वारा, रमेश हंसराज था, उन्होंने चुनौती दी और उसको उस पर रोक लगा दी गई। तो हमारे पास एक विकल्प यही था कि हम केंद्र को भेजें और केंद्र द्वारा इसे 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए। अगर वो चाहते हैं झारखंडियों को 32 के खतियान से आधारित पर आरक्षण, खास करके जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं, तो इसमें, लेकिन भाजपा चूंकि इसकी पक्षधर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी हम लोग बोलते हैं, वो बाहरियों के हितों को देखती है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो माटी के बेटे हैं वो इसलिए सूची में नहीं है। मनोज जी, जारी रहेगा। और मनोज जी, सवाल एक ये है, और चूंकि जिस दिन सदन के अंदर इस विधेयक को लाया गया और सदन से पास कराया गया था, उस दिन मैं कवर भी कर रहा था बतौर पत्रकार, और ये जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% आरक्षण का जो मसला लाया गया, वो माले विधायक ने चलते सदन में एक संशोधन प्रस्ताव के तहत लेकर के आए थे वो, और उसके बाद इसको ऐड ऑन किया गया। और यही एक मूल कारण बना जब राजभवन से इसको लौटाया गया, यह कहते हुए कि ये अनुच्छेद 14, 15, 16 का 2 में प्रदत्त मूल अधिकार से असंगत और प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला प्रतीत होता है, और अगर इसको लागू किया जाता है तो ये बिना वजह जो है राज्य में विवाद का कारण बनेगा, और राज्य सरकार को इस तरीके का जो है फैसला लेने का अधिकार नहीं है। संसद ही जो है नियोजन का फैसला ले सकता है। जो नागरिकों को जो समान अधिकार जो प्राप्त है 16 के तहत, उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो वो संसद में ही ये संभव है। तो ठीक है कि आप ये बोल रहे हैं कि हम लोग तो केंद्र को ही भेज रहे थे, केंद्र इसको संसद से करा लेती, लेकिन अब सवाल यह है कि जब राजभवन से इसको लौटा दिया गया, दोबारा ये प्रयास आप लोग की तरफ से किया जा रहा है कि फिर से इसको पास करा करके फिर से राजभवन भेजा जाए, तो ये जो संशोधन आप लोग तो कुछ किए होंगे, तो क्या आपके पास जानकारी है कि क्या संशोधन करके आप लोग ला रहे हैं? लेकिन पहले तो ये जानने की बात होगी कि त्रुटि क्या या ऑब्जेक्शन क्या हुआ है, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो त्रुटि होगी, त्रुटि सुधार करके हमारी मंशा है, हमारी नीयत है कि हम हर हाल में यहाँ 32 आधारित नियोजन नीति लागू करें और उसमें केंद्र को सहयोग करना चाहिए। लेकिन केंद्र सहयोग नहीं करेगा, उनका अभी तक का जो एटीट्यूड रहता है उससे यही लगता है कि वो इसे लागू होने में व्यवधान डालेंगे या ना डालेंगे। एक आखिरी सवाल है मनोज जी, कि जब राजभवन ये कह रहा है कि संविधान की मूल भावना के विपरीत है दोनों विधेयक, तो आपको लगता है फिर आप विधानसभा से पास करेंगे, फिर राजभवन में लटक जाएगा, फिर क्या करेगी सरकार, फिर क्या करेगी पार्टी आपकी? देखिए, मैंने बोला कि सदन से लेके सड़क तक हम लोग इस विधेयक को पास की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे, दिल्ली में जाके प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे हमारे विधायक, हमारे लेकर। लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, राज्यों में, मैं उसका जानकारी तो अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहां मुझे जानकारी है, इसे संविधान की मूल भावना कहीं से आहत नहीं होती है। जो दबे कुचले लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, झारखंडी लोग, जो यहाँ के मूलवासी, आदिवासी, जो हमेशा से उपेक्षित रहे। आपने देखा होगा भाजपा का जो कार्यकाल था पिछला, उसमें 92% शिक्षक जो हाई स्कूल के शिक्षक थे वो बाहरी लोग आ गए। तो ऐसा हक और अधिकार का हनन आखिर
क्यों होगा? पिछली सरकार में तो मैं मानता हूँ वो उन लोगों की ही सरकार थी, लेकिन ये तो यहाँ के माटी के बेटों ने सरकार बनाई है और निश्चित तौर पर हम संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन ज्ञान लागू होगा। हमें लगे और तो लगे, हम इस मांग से पीछे नहीं हटते। शुक्रिया आपका मनोज जी फॉलोअप के इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। तो ये मनोज पांडे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, जो खुले तौर पर कुछ स्पष्ट तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं इन तीनों विधेयक के प्रति, और ये कह रहे हैं कि ये जो जनता के साथ जो हमारा वायदा है उसको लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और कोशिश भी यही है कि इसको फिर से ला करके जो है सदन से पास करा करके राजभवन तो दिल्ली तक, और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक हम लोग जाएंगे। सनी बीच से जो है आपसे हम लोग सवाल की तरफ चले गए थे, मनोज पांडे की तरफ। अभी देखिए, एक मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, विपुल दुबे लिख रहे हैं, क्योंकि मनोज पांडे ने जिक्र किया कि यहाँ से पास करके वो केंद्र में भेजेंगे 9th शेड्यूल में शामिल करने के लिए, अगर वहाँ भी नहीं होगा तो दिल्ली में जाके भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपुल जी बोल रहे हैं कि क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि झारखंड विधानसभा अपने स्तर से ही 1932 लागू कर सके? चूँकि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए ढेरों पेच हैं, कई राज्यों के ऐसे ऐसे मामले को भेजा गया है जो कभी शामिल ही नहीं हो सकता, इसलिए झारखंड सरकार को 1932 पर कानून बनाकर लागू करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से हो सकता है या नहीं? पांडे जी बताएंगे। एक चीज जो विपुल जी बोल रहे हैं, और यही चीज भाजपा के तरफ से लगातार यह बोला जाता रहा जब ये बिल यहाँ से लेकर के लाया गया, तो बाबूलाल जी भी बोलते रहे कि सरकार भी सक्षम है, सरकार अपने स्तर पे डिसीजन ले, लेकिन टेक्निकली क्या हो सकता है इसको लेकर के आप इस लाइव में जुड़े रहिए। हम लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूएनआई के ब्यूरो चीफ हैं विनय कुमार, उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो इसका जवाब तरीके से दे पाएँ। लेकिन एक चीज़ तो था कि बाबूलाल मरांडी सहित तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो ये बोल रहे थे कि भाई आपको हम लोग आप यहीं से खुद से कर लीजिए। वो मजा ले रहे थे, वो इसलिए बोल रहे थे कि ये आपका काम है नियोजन नीति और स्थानीय नीति परिभाषित करना, इसको केंद्र पे क्यों फेंक रहे हैं, आप बना के कीजिए। लेकिन इसी तरीके का एक सेम कानून बना के बाबूलाल मरांडी ने पेश किया था, जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है। अच्छा, हमारे साथ जो है विनय कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, यूएनआई के ब्यूरो चीफ हैं झारखंड के। सर प्रणाम, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार। और फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। सवाल ये है कि ये जो 3 विधेयक का जो जिक्र हो रहा है, खास करके 1932 आधारित जो स्थानीयता, दूसरा मॉब लिंचिंग और तीसरा ओबीसी आरक्षण का विधेयक, जो तीनों जो राजभवन से लौटाया गया राज्यपाल के द्वारा, सरकार फिर से कोशिश कर रही है कि इसको जो है सदन के अंदर लाया जाए, और मानसून सत्र में यह प्रयास होना है कि वो फिर से सदन के अंदर आए। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लगता है किन संशोधन के बाद इसको ला रही होगी सरकार, या फिर इसका कोई पॉलिटिकली सिर्फ इम्पैक्ट है जिसके वजह से ऐसा होने जा रहा है? देखिए, पहले तो आप तीनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और मौजूद विषय पर आप चर्चा करते हैं, जिस पर राज्य के लोगों का ध्यान रहता है। रहा तीनों विधेयक की बात, तो इसमें ये देखिए मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, और ऐसा जानते हैं कि आप भी विधानसभा कवर करते हैं और देखे होंगे कि पिछले जो मार्च का महीना था, पिछला मार्च कह सकते हैं, पिछले साल का, तो हेमंत सोरेन ने विधानसभा के रिकॉर्ड पर कहा था कि 32 का हम खतियान लागू नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक रूप से सही नहीं हो। लेकिन जब मामला उठा हेमंत सोरेन की सदस्यता का, और जब लगा कि मामला फंस सकता है उनकी सदस्यता का, और एक समय लगा कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, तब इस तरह का माहौल था। ऐसे माहौल में उन्होंने एक माइलेज लेने के लिए जो मुद्दे थे, झारखंड के जो मुद्दे हैं जिसमें जनता आकर्षित होती है, उन मुद्दों पर उन्होंने एक विधानसभा से जल्दीबाजी में 32 के खतियान को पास कराकर भेजने का काम किया राज्यपाल के पास और केंद्र सरकार के पास। फिर 75% आरक्षण देने की बात हुई 3रे और 4थे ग्रेड की नौकरियों में। तो ये जो तमाम मुद्दे, नियोजन नीति, स्थानीय नीति का प्रस्ताव दिया गया, तो ये सब एक जनता में ये मैसेज दिया गया कि ये हम जो है आपके कल्याण के लिए, आपके लिए, क्योंकि चुनावी राजनीति में क्या है कि आप कितना जज्बात पैदा कर सकते हैं, चुनाव में कितना अपनी तरफ मोड़ सकते हैं।
कोई जरूरी नहीं कि हकीकत में वो सही हो जाएगा। आपको एक उदाहरण से हम अपनी बात स्पष्ट करते हैं। 89 का जब चुनाव हो रहा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने पॉकेट से निकाला, हम लोग उस समय पटना में थे, और उन्होंने पॉकेट से निकाला कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये खाता को दर्ज कर जिसमें राजीव गांधी ने पैसा लिया वो खाता सार्वजनिक करेंगे। प्रधानमंत्री भी रहे, उसके बाद भी कितने प्रधानमंत्री आए, सब चले गए, कोई प्रूफ नहीं कर सका कि राजीव गांधी पैसा लिए हैं, जबकि उस मामले में पूरा देश में राजीव गांधी को चोर घोषित कर दिया गया था उस समय, और बीपी सिंह की लहर बनी और राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर, और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो चुनावों के समय क्या होता है कि आपको मुद्दा भुनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो साइकोलॉजिकल लड़ाई होती है उसमें हेमंत सोरेन थोड़ा सा सफल हो गए, जनता को ये मैसेज देने में कि हम करना चाहते हैं और भाजपा के लोग उन्हें नहीं देना चाहते, जबकि कानूनन रूप से ये बहुत हो नहीं सकता है। अब बिहार का ही उदाहरण देखिए, शिक्षक बहाली में वहां डोमिसाइल नीति था, लेकिन जो अभी बहाली हो रही है उसमें डोमिसाइल नीति समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कानून वो नहीं सही है। कानून के दृष्टिकोण से आज पूरे बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति का हो रहा है उसमें पूरे आदमी बैठ सकता है। अच्छा, तो संविधान में आपको एक सवाल ये है सर कि कई सारे दर्शक भी ये पूछ रहे हैं, और उनका सवाल ये है कि ये जो 1932 को लेकर के ये जो कोशिश की गई कि भाई विधानसभा से प्रस्ताव पास करा करके केंद्र को भेज दिया जाए, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो एक सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड विधानसभा से ही कोई ऐसी नीति नहीं पास कर सकती है 1932 आधारित? क्या जरूरी है कि केंद्र के पास भेजा जाए? विधानसभा के पास क्या खुद के पास अपना अधिकार नहीं है? देखिए, कानून में सब चीज वर्णन है, क्या संपत्ति सूची है कि क्या राज्य की सूची है, क्या केंद्र की सूची है, तो उसी अनुरूप कार्रवाई हो सकती है। तो ये मुद्दा जो है ये केंद्र के सहमति से होना है, क्योंकि ये 9th शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि 9th शेड्यूल में भेजा जाए और रिव्यू नहीं हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि अब हर चीज को 9th शेड्यूल में नहीं भेजा जा सकता है। और एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि जो संविधान का मूल भावना है उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट से अगर आप संशोधन भी कर दीजिए तो जो संविधान की मूल भावना है उसमें आप नहीं परिवर्तन कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो कोई भी काम कानून के अनुसार होगा, लेकिन चूंकि अब यहाँ आप भी जान रहे हैं कि 32 का जो खतियान है जी, 32 का खतियान लागू नहीं है, कहीं 1976 में हुआ है, कहीं 1986। अब चाईबासा के इलाके में आप चले जाइए, मधुपुर के इलाके में 32 में कोई था नहीं। कुछ पोर्शन जब 32 की आप बात करते हैं तो वो पोर्शन बंगाल में उस समय था, कुछ पोर्शन उस समय उड़ीसा के साथ मिला हुआ था। तो उस समय उस समय का खतियान आप कैसे मिलाइएगा मधुपुर के इलाके का? तो 32 तो हो नहीं सकता। हाँ, समय समय पर राज्य के कई इलाकों में अलग अलग, पलामू में अलग हुआ, 76 के आसपास हुआ, तो कई जो सर्वे है तो वो अलग अलग हुआ, तो उसी से सर्वे से ही खतियान तैयार होता है। तो अलग अलग समय में, तो एक समय का तो आप लागू नहीं कर सकते। लेकिन ये सिंबॉलिक लड़ाई है, ये जेएमएम शुरू से इस मुद्दे को उठाता रहा कि हम 32 का खतियान लागू करेंगे। तो ये सेंटिमेंटल लड़ाई है, और सेंटिमेंटल लड़ाई में सोरेन मैसेज देने में सफल हो गए हैं। तो लेकिन ये सर, ये क्या हो सकता है कि क्योंकि अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बोलने लगी है कि 1932 का खतियान और अंतिम सर्वे सेटलमेंट, तो चूँकि राज्यपाल जो बिल लौटाए थे उसमें जो 2-3 चीज़ों का जिक्र था, एक तो ये कि भाई वैधानिक प्रावधानों का पर जो आपत्ति है उस पर आप विचार विमर्श कर लीजिए। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि जैसे वो बता रहे हैं राज्यपाल की, अगर 1932 के आधार पर बनेगा तो कई आदिवासी ही जो बेघर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार जिनको पट्टा देती है, उनका फिर क्या होगा? तो अगर अंतिम सर्वे सेटलमेंट कर दिया जाए, 1932 के साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या लगता है कि झारखंड विधानसभा से हो सकता? न केवल आदिवासी बल्कि दूसरी जाति के भी जो है जिनके पास जमीन नहीं, तो उनका क्या होगा उसका फैसला होना है। तो आप तो देख रहे हैं कि विधानसभा में इस समय जो चीजें पास हो रही है, कितनी जल्दीबाजी में पास हो रही है, कोई चर्चा नहीं, कोई विमर्श नहीं। अगर ये सब ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, ये विमर्श होना चाहिए,
ये प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। प्रवर समिति सभी दल के विधायक होते हैं, एक एक मुद्दा पर विवेचना होना चाहिए और विवेचना होने के बाद इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए जो न तो कोर्ट में चैलेंज हो और न तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो, नहीं हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह याद होगा डोमिसाइल का मामला लाए थे बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे, तो वो भी कोर्ट से खत्म हो गया, क्योंकि वो भी हड़बड़ी में सिर्फ राजनीति करने के लिए बाबूलाल मरांडी लाए थे। तो आज देखिए जब हेमंत सोरेन ये मुद्दा लाया तो उसके विकल्प में बीजेपी ने फिर बाबूलाल को ले आया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना के, क्योंकि डोमिसाइल के वो भी चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। अब दोनों चैंपियन के बीच अगला चुनाव में देखा जाएगा, शक्ति परीक्षण होगा। नहीं तो सर सवाल एक लाइन का यही है दर्शक का कि क्या झारखंड विधानसभा से 1932 या फिर अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जा सकती है? नहीं, देखिए अभी हम इस पर अंतिम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है और जब तक जो सेलेक्ट कमेटी वगैरह जो होता है विधानसभा का, वो सेलेक्ट कमेटी में इन बिंदुओं पर चर्चा होती है और इसमें सभी दल के विधायक होते हैं, उसके बाद ही इस पर निर्णय। क्योंकि ये विधानसभा का मामला है तो आप एक तुरंत कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पर विस्तृत चर्चा की बात है और विस्तृत चर्चा जब तक नहीं हो जाएगी, और इस बार मॉनसून सेशन में देखिए आ रहा है, तो चर्चा होने दीजिए और हम लोग तब तक इंतजार करें। हम लोग चूंकि ये टेक्निकल मामला है, टेक्निकल मामलों में हम लोगों को बचना चाहिए। यहाँ पे एक याद दिलाना चाहेंगे आपको सर कि जब ये विधेयक पास करा करके राजभवन को भेजा गया था, उस दौरान बीजेपी ने भी समर्थन दिया, ये कहते हुए बाहर में सदन के बाहर लोग बाबूलाल मरांडी सहित कई जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो ये बोल रहे थे कि ये भाई आई वॉश किया जा रहा है और राजनीति हो रही है, सरकार खुद से यहाँ अपना नियम बना ले। तो वो इसलिए चूंकि आपको बता रहे हैं कि बाबूलाल जी और तमाम जो बड़े नेता ये बोल रहे थे उस समय कि 1932 पे जो केंद्र को भेजने के लिए ये सब जो किया जा रहा है विशेष सत्र बुला करके, राज्य सरकार चाहे तो यहाँ भी बना सकती है, तो क्या ये संभव है? देखिए आप तो मेरे ख्याल से उस दिन थे जब हेमंत सोरेन कह रहे थे ये संभव नहीं है, सदन में उनका ये तो पहली दफा जब उन्होंने कहा, हाँ पहली दफा इनोसेंटली वो बोल गए, उसके बाद राजनीतिक कारणों से ला रहे। तो जब पहली दफा बोल गए, हेमंत सोरेन 2 बार के चीफ मिनिस्टर है, अनुभवी है, पार्लियामेंट के मेंबर रहे, विधायक उप मुख्यमंत्री रहे, तो उतना अनुभवी आदमी कह रहा है नहीं हो सकता है। बाद में उस दिन संजोग से मुझे भी उनके चैम्बर में जाने का मौका मिला, हम भी पूछे कि भाई ये आप तो अपने पॉलिटिकल लाइन से विपरीत बोल दिए, तो वो भी उस दिन अपने को अच्छी कर रहे थे कि हाँ सही बात निकल गया मुंह से, उनके कहने का ये तात्पर्य था। तो वो भी जानते हैं कि संभव नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक परसेप्शन, लेकिन सर 15 दिन पहले फिर से मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई हम सिर्फ 2 कदम पीछे लिए हैं, 1932 का जो मुद्दा था जेएमएम का, उनकी सरकार का, वो है और रहेगा हमेशा के लिए। तो देखिए 32 का जब मुद्दा तब से है जब जेएमएम का गठन हुआ है, आप इस चीज को समझिए। तो मुद्दा कैसे छोड़ देंगे, लेकिन मुद्दा पकड़े रहना है और जनता के बीच जाना है और जनता को यह साबित करना है कि भाजपा अड़ंगा कर रहा है, क्योंकि अगला जो चुनाव होगा जेएमएम का भाजपा के साथ आमने सामने का टक्कर होगा। 7-8 महीने के बाद पार्लियामेंट चुनाव है और अगले साल इसी नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव है। एक आखिरी इस मुद्दा को मुझे लगता है कि खींचने का प्रयास होगा और जनता को ये बताने का प्रयास होगा कि भाजपा अगर चाहती, केंद्र में उसकी सरकार है, वो चाहती तो हो जाता, कांग्रेस भाजपा नहीं होने दे रही है और इसी के नाम पर जनता को गोलबंद करके अपने पक्ष में मतदाताओं को करने का काम हेमंत सरकार कर रही है और इसमें हेमंत सरकार कुछ सफल भी हुई है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अगर आप जाएंगे देहात में तो हेमंत सरकार इसमें सफल भी हुई है और ये ऐसा मुद्दा है कि ओपनली भाजपा भी इसका विरोध नहीं कर सकती है। अच्छा सर, अभी जो सत्र में अगर राज्य में क्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और हर नौजवान को लगता है कि हमको रोजगार मिल जाएगा 75%। अरे 75% तो है, हो गया, लेकिन कहाँ रोजगार मिल रहा है? जब रोजगार आप सृजित करिएगा, ये एक ऐसा राज्य है जहां आप रोजगार सृजित नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जमीन बहुत बड़ी समस्या है, फैक्ट्री लग नहीं सकता है। आप चले जाइए तमिलनाडु में, आप भी गए थे घूमने, तमिलनाडु में छोटे छोटे जगह पर कितना फैक्ट्री है, देश
प्रदेश में सबसे ज्यादा फैक्ट्री तमिलनाडु में है, लेकिन आप कितना फैक्ट्री लग रहा है देखिए ना, झारखंड में पिछले 10 वर्ष में कितना फैक्ट्री लगा। जब फैक्ट्री नहीं लगेगा, कल कारखाना नहीं लगेगा, तो रोजगार कहाँ मिलेगा। आपका रॉ मटेरियल जा रहा है दिल्ली, आपका रॉ मटेरियल जा रहा है बॉम्बे, और वहां कारखाना में बन के फिर वही सामान यहाँ बिकने के लिए आ रहा है। तो इस दिशा में रोजगार सृजन का प्रयास होना चाहिए, जिस दिशा में अभी तक सरकार का कोई प्रयास नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ नीति को लेकर के ही लड़ाई चल रही है कि भाई कौन सी नीति होगी और किस तरीके से काम होगा। तो फिलहाल सर आपका इस लाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम लोग आगे भी आपको अलग अलग मुद्दे पे हम लोग हर रोजाना जो है लाइव आते हैं तो जोड़ेंगे। और आपका धन्यवाद। बिल्कुल आपका शुक्रिया। तो देखिए सन्नी, वो जो सवाल था आपका कि कर सकती है कि नहीं, बिल्कुल कर सकती है। ये संवैधानिक ताकत है हेमंत सोरेन की सरकार या किसी भी राज्य सरकार का। तो अभी जो आप अच्छा मेरा सवाल फिर इसी में है, अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो सिर्फ राज्यपाल मानसून सत्र, तो वो सिर्फ राज्यपाल जो आपत्ति करके लौटाए हैं उसको सही करके भेजा जाएगा या विधानसभा से ही कुछ हो जाएगा? नहीं, उसमें तो संशोधन हुआ जो राज्यपाल ने बताया। अब क्या है कि सरकार कुछ भी कानून बना सकती है, उसको अधिकार है, पर वो कानून टिकेगा कि नहीं टिकेगा इसकी समीक्षा कर सकता है हाईकोर्ट। मतलब अगर ये संविधान के अनुरूप है कि नहीं। 32 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति ये बना सकते हैं, इसमें कतई दो नहीं है, इसमें केंद्र का कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन ये केंद्र का मदद इसलिए चाह रहे हैं कि उसको। प्रतुल जी आपका स्वागत है फॉलोअप के इस लाइव सेशन में। हाँ जी नमस्कार, जोहार संजय भाई, जोहार पांडे जी, जोहार सभी जी, जोहार आपको भी। और एक सवाल ये है प्रतुल जी कि विशेष सत्र में जो आपने सहमति, थोड़ी धीरे संजय जी, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। सवाल आवाज मिल रही है अब? हाँ थोड़ी धीरे मिल रही है। सवाल ये है प्रतुल जी कि विशेष सत्र बुला करके जिस तरीके से 1932 आधारित स्थानीय नीति सदन से पास कराया गया था और जिसमें आप लोगों ने भी सहमति दी थी, हालांकि राजभवन से उसको लौटा दिया गया, अब फिर से जो है 1932 आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी विधेयक और मॉब लिंचिंग जैसे तमाम वो विधेयक जो राजभवन से लौटाया गया था, सरकार कोशिश कर रही है कि मानसून सत्र में लाए और उसको फिर से जो है सदन से पास कराया जाए। तो इस पे क्या सहमति फिर से आप लोगों की मिलेगी, साथ मिलेगा सरकार को? संजय जी, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं अभी खड़ा हो जाऊं, ताली बजाऊं, ऑन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टिंग इन अ पॉलिटिकल रोल गोज टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। इनसे शानदार एक्टर हम लोगों ने कभी नहीं देखा। इनको पता होता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल स्टंटबाजी की जाती है। अब आप तीनों मुद्दों को जो आपने उठाया है, अब हम एक एक करके, अगर आपकी इजाजत हो, आपके पैनल की इजाजत हो, तो मुझे टेकअप नहीं, पूरी इजाजत है और आप समय लीजिए और आप अपनी बात रखिए। चलिए 1932 से शुरुआत करते हैं। मुझे भी मौका मिला था, मैं आपके लाइव को देख रहा था, मैंने आपके विशेषज्ञों को सुना। उसमें कुछ लोगों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज 9वीं अनुसूची में जाएगी कि नहीं। नहीं साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव नहीं है। ये जिस जजमेंट को साइड कर रहे हैं 2007 का, वो कोहेलो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि 9वीं अनुसूची में राज्य केंद्र सरकार किसी चीज को डालेगी तो वो जुडिशियल रिव्यू होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस सबरवाल। मैंने इस जजमेंट का बहुत अध्ययन किया है। इस जजमेंट में स्पष्ट है कि केंद्र सरकार किसी चीज को 9वीं अनुसूची में डालकर ये जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर करती है तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वह संविधान की मूल भावना के विपरीत है कि नहीं। लेकिन मैं ये भी सुन रहा था कि राज्य सरकार या विधानसभा इसमें कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, ये बड़ी विडंबना की बात है। जब 1985 का कट ऑफ डेट रघुवर दास की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने डाला था, भाजपा की सरकार ने डाला था, तो उस समय तो एक सरकारी संकल्प की आवश्यकता हुई थी। एक सरकारी संकल्प यानी मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर की संचिका पे कार्मिक ने अधिसूचना जारी कर दी कि 1985 का कट ऑफ डेट होगा। कहाँ उस समय विधानसभा की जरूरत हुई, कहाँ उस समय पार्लियामेंट की जरूरत हुई, कहाँ 9वीं अनुसूची की जरूरत हुई? जुडिशियल स्क्रूटनी हुई।
तो काफी ठोक पीट करके लॉ डिपार्टमेंट और एडवोकेट जनरल ने 1985 के कट ऑफ डेट को रखा था। तो उसमें जो नियुक्तियां भी हुई, माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने हेमंत सोरेन को 10 बार चैलेंज किया होगा कि 85 से 90% नियुक्तियां जो हुई है 3rd और 4th ग्रेड में, वो स्थानीय मूलवासी आदिवासियों की आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी तो शूट एंड स्कूट करते हैं, वो कभी उन्होंने चेक नहीं किया। हमारा कहना है एक सरकारी संकल्प से, जिस समय क्या हुआ था बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री से पहले, कि उन्होंने बिहार के संकल्प को अडॉप्ट कर लिया था कि लास्ट सर्वे के आधार पर यहाँ पर होगा। उस समय हाईकोर्ट में बहुत लंबा केस लड़ा गया, हाईकोर्ट में तरह तरह की बातें आई सामने। तो उस समय उच्च न्यायालय ने इस नीति को मानने से इनकार किया था और कहा था जिनके पास जमीन नहीं है उसके लिए सरकार क्या सोच रही है। अभी मैं पांडे जी को सुन रहा था और ये बिल्कुल सही बात है कि जिनके पास जमीन नहीं है वो क्या पंचायत अगर किसी बाहर के व्यक्ति को कह दे कि वो स्थानीय है तो उसके लिए क्या उपाय होगा। और कुछ एरियाज में 1964 में लास्ट सर्वे हुआ है। मैं एक पैनलिस्ट को सुन रहा था, वो 1985-90 की बात बता रहे, पता नहीं शायद वो बिहार की ओर भटकते हैं। देखिए कोई भी झारखंड का रहने वाला व्यक्ति वो अच्छे से जानता है कि 32 के खतियान की उनकी अस्मिता के साथ जुड़ाव है। उनका 64 का कहीं सर्वे हुआ है, तो 64 के बाद झारखंड में जो लास्ट सर्वे है वो फिर कहीं नहीं हुआ। लातेहार की एक छोटे से इलाके में एक विशेष प्रयोजन के कारण जरूर 1980 और 90 के दशक में सर्वे हुआ था। लेकिन अगर आप इसको मान लेते हैं कट ऑफ, कि लास्ट कट ऑफ 1932 से एक सरकारी संकल्प जारी करते हैं और तमाम कानूनी पेचीदगियों को दूर कर लेते हैं। आपके पास एडवोकेट जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, लॉ सेक्रेटरी, ये किस दिन के लिए है? आप सारी कानूनी पेचीदगियों को दूर करें और एक सरकारी संकल्प से 1932 के खतियान को लागू करें। भारतीय जनता पार्टी पहले भी मान चुकी है, अनाउंस कर चुकी है कि क्या यहाँ स्वीपर और यहाँ चपरासी और क्लर्क की नौकरियों को भी यहाँ के खतियानियों को करने का हक नहीं। बहुत सारी राज्य में ऐसी नीतियां हैं। तो हमारा मानना है कि सरकार अगर साफ मन से किसी चीज को लाएगी तो जरूर समर्थन करेंगे, लेकिन जो मुख्य माफ कीजिएगा जो सीएम साहब के हस्ताक्षर पे हो जाएगा उसके लिए इतना लंबा ढोल पीटने की क्या आवश्यकता। 9वीं अनुसूची, विधानसभा, ये करके ये सिर्फ टाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि आदिवासी मूलवासियों का विकास हो। आखिर ये वोट बैंक की राजनीति करके कितने वो अंगड़ा जो मंगड़ा बुधवा उराव जो है ना, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते यहाँ के मूलवासी भी उनकी पढ़ाई और शैक्षणिक योग्यता हो, 3rd और 4th ग्रेड में नौकरियां हो। मैं मनोज पांडे को सुन रहा था, जेएमएम के प्रवक्ता, उन्होंने 92% का फिगर कहाँ से ले आया हाई स्कूल के टीचर्स की नियुक्ति में। ये तो वही जाने, वो शायद जेएमएम स्कूल ऑफ रिसर्च का ये 92% था। देखिए थर्ड, ये माफ कीजिएगा, हाई स्कूल टीचर्स की जो नियुक्ति होती है वो जेपीएससी से होती है, वो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नहीं होती और उसे 3rd और 4th ग्रेड में गिनती नहीं की जाती, वो हाई स्कूल के टीचर्स होते हैं। तो उसमें जो 100% आरक्षण या उसमें मूलवासियों को आरक्षण देने का प्रावधान लागू नहीं था। हमारा अभी भी कहना है सरकार साफ मन से जिसे एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकती है उसके लिए भी नाटकबाजी क्यों। ये जो प्रतुल जी यहाँ पे अब टोकेंगे आपको, और बात यह है कि आप जो कलाकारी का जो आरोप लगा रहे हैं, ऑस्कर अवार्ड दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, यही कलाकारी तो आप लोग भी कर रहे हैं ना। आप लोग स्पष्टता के साथ मदद नहीं कर रहे हैं, सदन के अंदर मदद कर देते हैं और फिर जहाँ पे मदद होनी चाहिए वहाँ से मदद मिल नहीं पा रही है। जेएमएम तो बार बार यही बोलती है कि भाई ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए सदन के अंदर चुप रहते हैं डर के मारे। देखिए मैं आप पत्रकारिता जगत की त्रिमूर्ति के सामने अगर मैं किसी बात को बड़ी गंभीरता से बोलूं, सनी जी हैं, पांडे जी हैं, संजय जी हैं, तब तो आप सीरियसली लेंगे ना। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए 1932 का खतियान या लास्ट सर्वे जो भी हुआ है उसके आधार पर। यह सरकार साफ मन से सरकारी संकल्प तो लाए। विधानसभा में इतनी नौटंकी क्यों करती है? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? रावण जैसे शब्दों का प्रयोग किया था पिछली बार। प्रतुल जी आप मेरे सवाल को अच्छी तरीके से सुन लीजिए। क्या भाजपा प्राथमिकता देना चाहती है स्थानीय या मूलवासी को, या फिर उनके लिए 100% सीट को आरक्षित करना चाहती है? 100%, 100%। कहाँ इसमें कोई शंका पांडे जी? नहीं, अभी आपने कहा प्राथमिकता कि हम चाहते हैं यहाँ के स्थानीय और मूलवासी को प्राथमिकता मिले।
इसे अब शब्दों से अगर आप इस तरीके से खेलेंगे तो इसमें तो आप कह रही आपकी मास्टरी है। हम चाहते हैं सत्य। आप खुद सोचे पांडे जी, क्या यहाँ कश्मीर और केरला से स्वीपर बनने के लिए कोई आएगा? झारखंड के आदिवासी मूलवासी कहाँ जाएंगे? इनका तो उत्थान होना चाहिए ना। बिहार से झारखंड के अलग होने के पीछे की जो परिकल्पना थी वो थी कि नौकरी में झारखंडियों की हिस्सेदारी हो, और सिर्फ नौकरी नहीं, राजनीतिक सत्ता पे भी जब तक झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की पूरी भागीदारी। तो आपको लग रहा था कि 85 लाकर आप उन लोग वो कर पा रहे थे, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का हक की संरक्षण हो पा रहा था 85 से? आप एक बार फिर से इसको रिपीट करें कि आपने कहा? आपने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के हक और अधिकार का पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त हो। तो क्या बीजेपी को लगता है कि 1985 लाने से भी यहाँ के आदिवासी मूलवासी का पूरी तरीके से हक और अधिकार सुरक्षित संरक्षित रहेगा? देखिए, उस समय जो सिचुएशन की डिमांड थी 1985 का कट ऑफ डेट तो रघुवर गांधी ने लाया। क्या आधार क्या था? तो उस समय खत्म सरकार नहीं सरकार पूछ रही है क्या आधार था 85? एक बार बोलने भी गए पांडे जी, आपने प्रश्न किया तो थोड़ा सा जवाब ले लें, उसके बाद चुप बोले। मैंने क्या कहा कि उस समय भी हम लोगों ने चैलेंज किया था कि 1 लाख से ज्यादा नौकरी आने वाली थी, सिपाहियों की, दरोगा की, शिक्षकों की। तो उस समय सरकार के पास एक नीति लानी थी कट ऑफ डेट 1985 का। अब मुख्यमंत्री जी चाहे तो 1932 का उसी हिसाब से कट ऑफ डेट ला सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप प्रतुल जी, मेरा सवाल आप नहीं ले रहे हैं, आप अपनी बात को कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार जो वर्तमान समय में है वो कह रही है कि 85 का आधार क्या था, कैसे बनाया 85? पांडे जी, झारखंडी अस्मिता से जुड़ा हर व्यक्ति मेरी भावना से सहमत है कि हम चाहते हैं यहाँ के जो स्वीपर, क्लर्क, उसकी नौकरी के लिए भी आप क्या उसकी नौकरी के लिए भी आप बाहर के लोगों के द्वार खोल देंगे? प्रतुल जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है और सीधा जेएमएम का ये सवाल है कि 85 अगर बीजेपी लेकर ले आती है बीजेपी, तो 85 का आधार कैसे बना? क्या मन में कैसे आया कि 15 साल पहले? देखिए पांडे जी, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ के नौकरी में 100% 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में आदिवासी मूलवासियों को बिल्कुल अधिकार मिलना चाहिए। उस समय की मांग के अनुरूप हम लोगों ने 1985 दिया, क्योंकि 1932 के कट ऑफ डेट को जो सुप्रीम माफ कीजिएगा हाई कोर्ट ने उस समय नहीं लागू किया था, और उसमें बहुत सारे कंडीशंस लगाए थे। तो फिर हम रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि फिर ये लीगल पेचीदगी में फंसे, हमें 1 लाख से ज्यादा नौकरी उसी पेचीदगी को तो दूर करने के लिए आपका सहयोग चाहिए था प्रतुल जी, आपकी पार्टी का, केंद्र सरकार का। की आवश्यकता क्या संजय जी? मैं अभी भी कह रहा हूँ एक सरकारी संकल्प से ये लागू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप 100% सही बात बोल रहे हैं प्रतुल जी कि इसमें कोई कानून बनाने का जरूरत नहीं है। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य सरकार का मुद्दा है, एक संकल्प जारी होगा कैबिनेट से, ये लागू हो जाएगा पूरे राज्य में, ये सब हम सही मानते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर वो कह रहे हैं कि हम 1932 को आधार मानते हैं, आप कह रहे हैं हम 85 को आधार मानते हैं, तो दोनों को तो बताना होगा ना कि इसके पीछे तर्क क्या है। मेरे शब्दों को बिल्कुल नहीं डाले। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड ले लिया कि सरकार 1932 का जो कटियान के लिए कट ऑफ डेट लेकर आ रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन हम लोग सरकार के लाने के तरीके का विरोध करते हैं। ये संकल्प लाने का तरीका जो आसान था उसको छोड़कर सिर्फ नाटक करने के लिए, ढोल लगाना, पीट कर दिखाने के लिए कि हम आदिवासी मूलवासियों के लिए संकल्पित है, ये सिर्फ ये करना चाहते हैं। 1932 के अभियान के साथ हमारे जो पार्टी के मुख्य सचेतक थे दिगंची नारायण, उनका बयान देखिए विधानसभा के प्रोसीडिंग में, हम उनके साथ खड़े, इन्होंने कहा। अच्छी बात है, अच्छी बात है प्रतुल जी। तो ये मतलब माना जाए कि अगर इस बार फिर से मानसून सत्र के अंदर ये विधेयक आते हैं तो आपकी पार्टी जो पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग समर्थन में रहेंगे खड़े? देखिए, ये तो हमारे विधायक दल की बैठक में होता है। हमारे यहाँ तो जेएमएम का वंशवाद नहीं ना कि जो हेमंत सोरेन का है वही सही, ना खाता ना बही, तो विधायक दल की बैठक में तय होगा। लेकिन ये चीज हम आपको फिर बता रहे हैं कि विधानसभा लाने की आवश्यकता क्या है।
एक सरकारी संकल्प जारी करेगा सरकार। सबसे पहले मैं उसका मुख्यमंत्री के लिए ताली बजाऊंगा कि चलिए आपने लागू कर दिया सरकारी संकल्प से। इतना नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता क्या? अब आपके पास समय हो तो मॉब लिंचिंग के बारे में भी बात करने हैं। बिल्कुल, हम लोग उस पे ही अब हम लोग आने वाले थे कि ओबीसी का जो आरक्षण का जो विधेयक है वो भी आने वाला है। उस वक्त ये कह दिया गया कि ये जो है एक्सेस कर रहा है उस लकीर को, ऐसे में ये सही नहीं होगा। संजय जी पता नहीं है, सनी जी बड़े खामोश हैं। 1932 के खतियान के मुद्दे पर भी मैं अपेक्षा कर रहा था वो कुछ बोले, लेकिन वो बिल्कुल चुप्पी साध गए। खैर कोई बात नहीं। चलिए लौटते हैं। आपने अभी जो कहा इस मुद्दे पे, तो इस मुद्दे पे एक बार डिस्टर्बेंस हो रही है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ये ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा, जी हाँ, देखिए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पे ना सरकार का दोहरा चरित्र, राजनीतिक चरित्र बिल्कुल सामने आता है। वो इस कदर सामने आता है कि ट्रिपल टी टेस्ट कराए बिना ये संभव नहीं है कि आप नागराज का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता है। और ये सरकार ने कहा कि बैकवर्ड कमीशन के माध्यम से हम पूरा आर्थिक जो सर्वेक्षण है और सामाजिक सर्वेक्षण है वो कराएंगे। अफसोस बैकवर्ड कमीशन में कोई अध्यक्ष ही नहीं है। फिर ये कैसे विधेयक लेकर आ रहे हैं? हम तो ओबीसी आरक्षण के समर्थन में खड़े हैं। ये सरकार तो स्पोर्ट्स ही था, इन्होंने पंचायत चुनाव बिना ओबीसी को आरक्षण दिए करा दिया। ये नगर निकाय चुनाव को इन्होंने बिना ओबीसी को आरक्षण दिए कराने की घोषणा कर दी थी। ये तो बाद में जब मटर सर्वोच्च न्यायालय में क्या कंटेम्प्ट की बात हुई, सीएस का पर्सनल अपीयरेंस की बात हुई, तो सरकार ने अधिसूचना रद्द किया। तो ये तो ओबीसी विरोधी सरकार है। प्रतुल जी आप बहुत बढ़िया बात करते हैं और आप प्रेजेंटेबल तरीके से, लेकिन आप देखिए कि जब आपको मौका मिला तो आपने 1932 नहीं किया, 1985 पे आप गए। आरक्षण आपकी ही सरकार के दौरान आरक्षण का जो सीमा है उसको घटा दिया गया। तो ये जो आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर, प्रतुल जी सवाल ले लीजिए। प्रतुल जी सवाल ये है कि जब मौका मिलता है आपको ये सब करते नहीं हैं आप, लेकिन जब हेमंत सोरेन की सरकार इसका प्रयास कर रही है तो कई सारे नोक नुक्ता आप निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें सहयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं तरीके से आप लोग? देखिए संजय जी, आप शायद वो भूल रहे हैं कि 2002 में जो लास्ट सर्वे के आधार पर नौकरी देने की बात थी वो बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे भाजपा सरकार में, जिस समय 1932 का खतियान नहीं, पिछली सरकार की अगर देखें बात करें ना, रघुवर दास जी को कैसे भूल जाइएगा? बाबूलाल जी 2002 में आप जा रहे हैं। नहीं, आपने क्या कहा? आपने कहा कि आप लोगों ने कभी 1932 देने का प्रयास नहीं किया, तो हमने तो बता दिया कि 1932 हम लोगों ने देने का प्रयास किया था। उस समय हाईकोर्ट ने काफी सारे कंडीशंस लगाए। 1985 का भी मैंने कट ऑफ देख के पीछे का लॉजिक बता दिया कि मतलब आप लोग ये समझ गए कि 1932 नहीं हो पाएगा। आप ये बोल रहे हैं कि 1932 नहीं हो पाएगा, आप लोग समझ चुके हैं। देने के लिए आधा मिनट हाँ। मैं कह रहा था कि उस समय 1 लाख से ज्यादा नौकरियां थी, तो आपको क्या लगता है 90,000 अगर मूलवासियों की नियुक्ति 1 लाख में, तो इसमें क्या किसी को आपत्ति होगी? बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी साहब। हाँ, मूलवासी के जो विरोधी है ना, जो बाहरी तत्व है, उनको जरूर खटकेगा कि जो इस पूरे क्षेत्र को उपनिवेश समझते थे ना, उनके लिए तो झटका जरूर था। और हम अभी भी मानते हैं ओबीसी के आरक्षण पे सरकार का दोहरा चरित्र, राजनीतिक चरित्र सामने है। बैकवर्ड कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसे ट्रिपल टी टेस्ट करना है, और बिना इस टेस्ट को कराए हुए आप किसी भी जुडिशियल स्क्रूटिनी में नहीं टिक पाएंगे। तो सरकार को पता है कि छाती पीट के ओबीसी के लिए ये झूठ मूठ के घड़ियाली आंसू बहाएंगे, जबकि ओबीसी समुदाय जानता है ना कि ये तो वही सरकार है जिसने पंचायत चुनाव में मुखिया पद से ओबीसी को, समाज को वंचित कर दिया था। नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी को हटा दिया था। वो आरोप अभी प्रतुल जी, अगर आपको जानकारी हो, बिहार में ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण है? मैं हम झारखंड की बात कर रहे हैं, वो बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार से तो अलग 23 वर्ष हो गए। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जब बिहार से अलग राज हुआ, वहाँ ओबीसी का आरक्षण कुछ और है, झारखंड का अलग है, तो इसके लिए वो लोग आपको दोषी मानते हैं कि भाजपा दोषी है ओबीसी का आरक्षण घटाने के लिए। क्या इस पे कहेंगे? अब आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि पूरे बात को नए दिशा में मोड़ेंगे तो ये उचित नहीं है। मुझे नहीं, वो एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट का, आप तो जब चर्चा हो रहा है तो तर्क तो कहीं ना कहीं का आप देंगे ना।
बातचीत सीधा सा सवाल है कि जेएमएम का लोग बोलते हैं कि भाई ओबीसी का जो आरक्षण का दायरा है वो किसने घटाया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ ब्लैक्स को भी तो स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, उनको भी तो आरक्षण दिया गया है जो ब्लैक समुदाय के लोग हैं। अमेरिका की बात कर रहे हैं, उसके बाद लौटे क्या बांग्लादेश की तरफ जहाँ माइनॉरिटीज के साथ कैसा सलूक होता है? नहीं, हम आपसे नहीं बिल्कुल लौट सकते हैं और चर्चा का दायरा हम बढ़ा भी सकते हैं, इस पे आप मत जाइए। सवाल सीधा है प्रतुल जी, सवाल इसको समझिए ना, सवाल सीधे समझिए ना कि जेएमएम के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जब जब मौका मिलता है ये लोग वही करते हैं जो इनको नहीं करना है। जो हम तो ये तो फुल मेजोरिटी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी को एक सिग्नेचर करने में क्या दिक्कत हो रही है? जब माइनिंग लीज देने की बात होती है तो कोई और सिग्नेचर करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय सिग्नेचर करने में परेशान नहीं होते। अच्छा, एक आखिरी जो मॉब लिंचिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, मॉब लिंचिंग विधेयक से जुड़ा हुआ, इसको फिर से सरकार ला रही है, आप कितना महत्वपूर्ण इसको समझ रहे हैं कि सदन से पास होना जरूरी है, खास करके झारखंड जैसे प्रदेश में कि कई सारी घटनाएं जो है दर्ज होते रहती है? देखिए, मॉब लिंचिंग की घटनाएं जहां कहीं भी होती है वो बहुत ही निंदनीय होती है, लेकिन हमें लगता है सीआरपीसी कानून के तहत जो मौजूदा प्रावधान है, 302 का प्रावधान है, मॉब के द्वारा हत्या का प्रावधान है, वो काफी है। ये जो इनका मॉब लिंचिंग पिछले बार गवर्नर ने क्या कहते लौटाया था कि इंग्लिश और हिंदी कॉपीज में डिफरेंसेस जो गवाह को प्रोटेक्शन का दिया गया था, एक संरक्षण दिया गया था, विटनेस प्रोटेक्शन क्लॉज, वो इनके हिंदी रूपांतर में गायब था। तो उसके अतिरिक्त गवर्नर ने आपत्ति की थी कि 2 लोग या 2 से अधिक लोग अगर किसी से उलझते हैं, किसी की पिटाई करते हैं, उसकी मौत नहीं भी होती है तो मॉब लिंचिंग होगा। आप मान लीजिए सनी भाई, मैं समझ रहा हूँ समय हो रहा है, आपको घर जाना है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। और बस इसका मॉब लिंचिंग में अगर कोई हस्बैंड और वाइफ भी आपस में उलझ जाए किसी तीसरे व्यक्ति से और उसकी पिटाई कर दे तो वो भी मॉब लिंचिंग के दायरे में आ रहा है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो मॉब लिंचिंग ऐसा लगता है कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए लाया गया। क्या सीआरपीसी के कानून के प्रावधान क्या काफी नहीं है? अब इसको क्यों ला रहे हैं? 2 व्यक्ति का डेफिनेशन, मैं तो उदाहरण दिया ना सर, वो सपोज कीजिए आप बाजार में जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ में किसी से झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े में आप किसी की पिटाई कर देंगे तो आप पे मॉब लिंचिंग का आरोप लग सकता है। आप जो चीजें याद दिला रहे हैं, जो चर्चा में शामिल करा रहे हैं, यही सब तर्क जो है राजभवन के द्वारा भी दिया गया है। तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि इन सब विषयों पे संशोधन करके इसको सही तरीके से लाया जाए? मॉब लिंचिंग की आवश्यकता क्या है कानून की? जब इस प्रदेश में पहले से सीआरपीसी लागू है, आईपीसी की धाराएं लागू है, तो आप सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप इस तरह के कानून ला रही है। मॉब लिंचिंग से आपको क्यों लगता है कि सिर्फ एक विशेष वर्ग की जाने जा रही है? कई सारे मामले हैं जिसमें झारखंड में जिस तरीके से अधिक आदिवासियों की मॉब लिंचिंग में मौत हुई है। ऐसा ना संजय जी, मुझे लगता है 9:55 के आसपास का समय हो गया, आप भी बहुत एक्सीड कर गए हैं। कुछ चीजें हमारे विधायक दल के बैठक में भी डिस्कशन के लिए छोड़ दीजिए। मैंने जितनी बातें कही ये हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर है। ये इन सारे विधेयक को जब लाएगी सरकार कैबिनेट से पारित करके तो विधेयक दल की बैठक में बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में ये निर्णय होगा कि आखिर इन पर क्या होना है। लेकिन हमने अपना जो अब तक का नजरिया था वो बता दिया। ये सरकार, मैंने फिर से रिपीट करता हूँ चलते चलते कि ये बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाना चाहिए। चलिए, ये मिलना भी चाहिए। राजनीति में अब लोग कलाकारी ही कर रहे हैं और अगर उसमें अगर कोई बेस्ट है तो बहुत बढ़िया है। और प्रतुल जी, आपका शुक्रिया कि लाइव में आपने इतना वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आप तीनों त्रिमूर्ति का आभार। नेता एक आखिरी तो ये प्रतुल जी थे और प्रतुल सहदेव जो बीजेपी का पक्ष रख रहे थे मॉब लिंचिंग के मसले पे, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। ये ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक विशेष समुदाय के लोगों को जो है खुश करने के लिए लाया जा रहा है। दूसरी तरफ 1932 और आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के मसले पे वो बोल रहे हैं कि सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। तो सनी, ये जो चीज़ें चाहे वो बीजेपी के तरफ से आई हो निकल करके चर्चा में या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, और जो विनय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने एक बहुत अच्छी बातें कही
कि बाबूलाल मरांडी को ला करके जो है दो सामने सामने जो है, एक 1932 वाले हेमंत सोरेन और एक 1932 वाले बाबूलाल, तो क्या ये पूरा का पूरा जो है सिर्फ पॉलिटिकल इशू ही बन करके रह जाएगा? इस बार भी मानसून सत्र में सिर्फ हंगामा में हो सकता है कि अगर सरकार लाए तो पास भी हो जाए, कुछ होगा भी, या फिर ये जो बहुत मतलब एक जो उनका जो एक लाइन था वो बड़ा उसमें दम लग रहा है? तो बिल्कुल देखिए, अगर सरकार लाएगी और जिस हिसाब से प्रेशर है और जो जनता का मिजाज है, खास करके झारखंड में जो खास करके यहाँ के स्थानीय हैं और खतियानी खुद को बोलते हैं, तो उनके मिजाज के हिसाब से तो बीजेपी भी इसका विरोध कर ही नहीं पाएगी। और प्रफुल्ल सहदेव ने अपने जो अभी बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 1932 यहाँ के स्थानीय मूलवासी की जनभावनाओं के साथ वो लोग हैं, 1932 के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार लाएगी तो वो विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ एक बात ये जोड़ रहे हैं कि भाई जब मुख्यमंत्री के कलम से हो सकता है तो फिर ये विधानसभा, राजभवन और ये सब करने की, कैबिनेट करने की ज़रूरत क्या है? तो सवाल देखिए फिर आकर यहीं टिक जा रहा है। और इसका जवाब स्पष्ट रूप से विनय सर जो जुड़े थे फोन लाइन पे, वो भी टेक्निकल बोल रहे हैं कि इस पर स्पष्ट अभी बात नहीं की जा सकती, लेकिन पांडे जी जैसा बता रहे हैं कि हो सकता है। प्रफुल्ल जी ने भी कहा कि हो सकता है। हाँ, अगर हो सकता है तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? तो ये जब इसका जो पांडे जी बोले कि ये संभव है कि मुख्यमंत्री कोई भी कानून बना दें, लेकिन क्या वो संवैधानिक होगा, संविधान के अनुरूप होगा, संविधान उसको मान्यता देगा, वो असेसमेंट हो सकता है उस पर। हम और मुझे लगता है कि यही वजह है कि मुख्यमंत्री या फिर सत्ता पक्ष के तरफ से 1932 का विधेयक पास करके राजभवन और केंद्र भेजा जा रहा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा, तो उसके बाद कहीं इसे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। और अब इसी में सारा चीज़ छुपा हुआ है। अगर सचमुच में यहीं से हो सकता है तो हो सकता है, तो क्यों नहीं हो रहा है? और क्यों नहीं हो रहा है का जब जवाब ढूंढिएगा तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है। अगर सचमुच में मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि ये ठोस रूप में हो, और यही वजह है कि इसे सेंट्रल भेज के 9वीं अनुसूची में शामिल करना चाह रहे हैं, तब तो फिर बीजेपी चूँकि इसके साथ है तो फिर सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ से हो या वहाँ से हो, अगर सचमुच में यहाँ से मजबूत नहीं हो पा रहा है, वहाँ से मजबूत हो रहा है, तब तो इसमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक शब्द है राजनीति, और दोनों की तरफ से वही हो रहा है। और प्रफुल्ल जो एक बात का जिक्र कर रहे थे कि कलाकारी बहुत अच्छा कर रहे हैं मुख्यमंत्री इन दिनों, हेमंत सोरेन के बारे में वो तंज कस रहे थे, तो क्या ये कलाकारी का ही एक के लिए ही सिर्फ रह जाएगा ये मुद्दा? उनसे सटीक जवाब आपका था कि राजनीति में तो हर कोई कलाकारी कर रहा है। अब जो बेस्ट है वो बेस्ट है, चाहे वो नीचे से बेस्ट हो ऊपर से, बेस्ट इज ऑलवेज बेस्ट। कलाकारी तो बीजेपी भी कर रही है। हम जब थे तो 32 नहीं लाए, पर 32 से आपत्ति हमको कहाँ, हम तो सीना ठोक के करें, हमको स्वागत है। तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्पष्ट कहिए। 32 हो नहीं पाएगा। विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि सिर्फ सत्ता पक्ष की बातों में हाँ मिलाना, सहमति देना या इनकार करना, उनको सही मार्ग पे ले भी जाना विपक्ष का काम होता है। बाबूलाल मरांडी ने कोई 1932 का खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति नहीं लाया था, ये क्लियर हो जाइए। कई दर्शकों को ये अभी भी भ्रम है और कई लोग इसको कहते हैं, भाजपा भी इसको कहती है। इसका टेक्निकल शब्द समझिए। बाबूलाल मरांडी ने कभी 1932 आधारित स्थानीय और नियोजन नीति नहीं लाई। बाबूलाल मरांडी ने बिहार में था, 82 का एक जजमेंट है कि भाई उसमें लास्ट सर्वे वही हो गया। आप टेक्निकल तौर पर नहीं, अलग है, उसको आप समझिए। अगर जहां पे जो सर्वे लास्ट हो जाएगा वो मान्य हो जाएगा, ठीक है। और 32 कहाँ हुआ और कहाँ नहीं हुआ, पाकुड़ में ऐसे 2 प्रखंड है, कभी नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये एक बात आपको समझना होगा। 32 अगर कोई कह रहे तो, और बीजेपी क्यों कह रही है कि भाई एक संकल्प से जारी कर दो, ताकि सरकार करेगी तो फिर कोर्ट में जाएगा, तय करेगा। हाँ, और कोर्ट कहेगा कि ऑलरेडी एक इस तरीके का मामला बाबूलाल मरांडी के समय में लिया गया था, उस पर जो डिसीजन आया था उसको भी सरकार देख नहीं रही है। मतलब बीजेपी जो है सामने से खारिज नहीं करना चाहती है, ये चाह रही है कि जो आदिवासी मूलवासी हैं उनको भी हम ये करते रहें, और बाकी का लोग भी जो है, जो 1932 के दायरे से बाहर के जो लोग हैं वो भी साथ में नहीं। वो बोल के खराब नहीं होना चाहती, वो चाहती है कि आप करके दिखा दीजिए। हमने जो किया 32 पहले किया वो कोर्ट में नहीं चला,
हमने फिर 85 किया। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ संजय जी, इसको ध्यान से देखिए और तमाम दर्शकों को, अभी तक किसी भी नियोजन नीति को पूर्ण रूप से हरी झंडी झारखंड में नहीं मिली है, किसी भी, मैं ये शब्द जोड़ रहा हूँ। रघुवर दास जी की भी नीति जो है वो 100% सही है कि नहीं, इस पे अभी तक कहीं भी एक तरफा जजमेंट नहीं आया, कोर्ट में ही चलता नहीं। अभी जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो नियोजन नीति सही था इस आधार पे नहीं हुई है, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट देखा गया, उस आधार पे किया गया है। तो सारी नियुक्ति और जो है उसको स्पष्ट होना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए, ये बनाना। अब हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे एक सवाल के साथ, जो दर्शकों का एक सवाल है। ये राहुल कुमार सवाल लिख रहे हैं कि जब जब हेमंत सोरेन डरते हैं 1932 करते हैं, क्या यह साबित नहीं करता कि 1932 सरकार का मुद्दा है पर इसे लागू करने का मुद्दा नहीं है? क्या हेमंत सोरेन डुमरी उपचुनाव को देखते हुए फिर से इस विषय को उठा रहे हैं और इसको अटका रहे हैं? ये तो पूरा चुनाव सिर्फ डुमरी में ही नहीं होना है, आने वाले समय में लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। तो जो 1932 का मुद्दा हो या फिर ओबीसी आरक्षण का या फिर मॉब लिंचिंग, ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जिसको ज़रूर सरकार चाहेगी कि ये जिंदा रहे और उस पर जो है चर्चा होती रहे। और ये भी सरकार चाहेगी कि इन मुद्दों को लीड हमेशा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रहे, क्योंकि आप डुमरी का जो विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पिछले दिनों वहाँ पे थे तो वो स्पष्ट रूप से जो है इन चीज़ों का जिक्र भी कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि ये मुद्दा हमारा था, है और रहेगा। तो राजनीतिक मुद्दा तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री यह लगातार बोलते रहे हैं कि उनकी कोशिश है कि 1932 सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, लोगों का जो अधिकार है वो भी मिले, लेकिन जो तकनीकी जो पहलू है उस पर भी जो है बार बार आड़े आ रहा है। और अभी राज्यपाल के यहाँ से भी पिछले दिनों लौटा दिया गया, जब रमेश बैस थे उस समय झारखंड के राज्यपाल, यह कह करके कि इसमें कई सारी जो है खामियां हैं। और ख़ास करके जो 1932 में जो नियोजन का जो मसला जोड़ा गया था तृतीय और चतुर्थ वर्ग का, जिसमें 100% रिजर्वेशन की बात थी, उसको लेकर के सवाल उठाया गया था। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है हम लोगों के मेहनत के हिसाब से। आप लोग शेयर कीजिए, शेयर नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाएंगे, हम लोग भी जो है अच्छे तरीके से वो तैयारी करके आ नहीं पाएंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि शेयर करते रहें फॉलोअप के इस पेज को, और बाकी तमाम खबरों के लिए भी जो है फॉलोअप से जुड़े रहिए। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।